जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देखो मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या नहीं है बेटा? प्लीज चेक करो एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? चलो, आपका आगे का टाइम टेबल दे देता हूं मैं एक बार। सारे स्टूडेंट्स आ जाए उसके बाद में देता हूं मैं। हाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। भेज भेज। हाय कर, देखो सब हाय कर। कैमरे में नहीं दिखेगी, रुक। हाय कर दे, हाय हाय। ऑल द बेस्ट बोल दे। ऑल बाय। चलो आ जाओ। करते हैं क्वेश्चन 4 करते हैं। चलो आ जाओ। समझो अभी यहाँ पर थर्ड को कल हमारा रिफंड चैप्टर होगा। फोर्थ फिफ्थ जो है कुछ दिन वो भागवत पुराण का लास्ट डे होगा और फिर ये पूर्णाहुति होगी फिफ्थ को। तो उन 2 दिन में अपन लेक्चर नहीं रखेंगे। सिक्स को सर्च एंड असेसमेंट और ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी चालू हो जाएगा सिक्स को। 1 घंटे में सर्च एंड सीजर खत्म होगा और 1 घंटे में असेसमेंट कंप्लीट होगा और 1 घंटे के अंदर ऑफेंस एंड पेनल्टीज शुरू हो जाएगा उस दिन। इस दिन ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी शुरू हो जाएगा। 3 घंटे का लेक्चर रहेगा इस दिन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। और ऑफेंस एंड पेनल्टीज का लास्ट पार्ट है वो 7 तारीख को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे और एडवांस रूलिंग भी खत्म कर देंगे इस दिन। ओके, तो 7 तारीख को अपना लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी। तो जीएसटी का पार्ट हम 7 को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। ओके ना, अगर मान लो कि परसों या नरसों में एक दिन अगर मुझे टाइम मिल गया, मैं जल्दी फ्री हो गया तो लेक्चर रख सकता हूं मैं। तो फिर मैं लेक्चर रख सकता हूं। तो परसों का जो है 4 और 5 तारीख का, ये मान करके ही चलना कि लेक्चर हो सब भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुआ तो आपको ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा और नोटिफिकेशन भी आपको आ ही जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं उस केस में। तो 2 दिन का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ओके, दूसरा क्वेश्चन, एमसीक्यू की बुक रेडी हो चुकी है। तो एमसीक्यू की बुक का जो है कल तक मुंबई पहुंच भी जाएगी। तो परसों से डिस्पैच चालू हो जाएगा। जिन जिन्होंने भी एमसीक्यू की बुक के लिए पेमेंट किया था प्री बुकिंग, तो उनको परसों से डिस्पैच शुरू हो जाएगा बेटा। ओके चलो, अभी हम शुरू करते हैं हमारा रिफंड चैप्टर। रिफंड चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक होमवर्क में, जीरो रेटेड सप्लाई का, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा रिटर्न चैप्टर खुद को करना है। बेटा अपील्स एंड रिवीजन, अनंत बाबू अपील्स एंड रिवीजन का वीडियो दे चुका हूं मैं। बहुत लेट हो आप, सारे वीडियोस नहीं देखते इसका मतलब आप। रिटर्न चैप्टर पीयूष गुप्ता जी 4 बार भी लिखोगे तब भी बात वो की वही है। एक ही बार में पढ़ लूंगा कमेंट में। रिटर्न चैप्टर सेल्फ करना है आपको।
QRMP स्कीम मेरे यूट्यूब चैनल पे है, QRMP स्कीम करके आप टाइप करोगे मिल जाएगी, QRMP स्कीम बाय CA महेश गौड़, वो एक देख लेना बढ़िया। ओके, रिटर्न इंटर के लिए चैप्टर है बेटा, फाइनल में कहाँ रिटर्न चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। आओ इधर, चलो पेनल्टीज वगैरह जो करवानी है आपको वो मैं कस्टम्स के बाद में जब ITC शुरू करूंगा रिटर्न की पेनल्टीज ले लूंगा मैं आपकी। ओके, लेट फी वगैरह जो है वो जब मैं कस्टम्स के बाद में ITC लूंगा उसी टाइम पे लूंगा। ओके, आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय द Gillite Exporter Karnataka which duly registered under the GST Act. The entity has also filed bond letter of undertaking in order to export goods without payment of any tax. You are required to calculate the refund amount in respect of input tax credit on input and input service relating to goods exported in the relevant tax period. Okay, इधर देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या हो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में इन्होंने क्या बोला, इधर देखो, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बट इंक्लूड्स एग्जम्प्टेड सप्लाई ₹8 lakhs एंड इनवर्ड सप्लाई 2 lakhs, टोटल 76 lakhs। तो 76 lakhs जो है 76 lakhs बराबर है वो गुड्स का टर्नओवर है, टोटल गुड्स का टर्नओवर, सर्विस का नहीं है। देखो एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा तो सिर्फ गुड्स का। एक काम करता हूं मैं, यहां पर अपन टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना, 76 lakhs। ओके ना, उसमें इन्होंने क्या बोला, 2 lakhs जो है वो तो इनवर्ट सप्लाई है तो वो तो टर्नओवर का पार्ट होगी नहीं, और 8 lakhs क्या बोल रहे हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाई है, वो भी हमने बोला कि टर्नओवर का पार्ट नहीं होती है। तो इसमें से माइनस एग्जम्प्ट सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई कितनी है 8 lakhs और इनवर्ट सप्लाई 2 lakhs, मतलब 10 lakhs। डायरेक्ट मैं 10 lakhs माइनस कर रहा हूं इसमें से। तो इसका मतलब जो गुड्स है उसका टर्नओवर है 66 lakhs, किसका, गुड्स का। अब ये सिर्फ देखो टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स लिखा है, इसका मतलब जानते हैं इसमें जीरो रेटेड सप्लाई भी आ गई है, इसमें एक्सपोर्ट किया IGST पे करके अगर कुछ तो वो भी आ गया है, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचा है कुछ तो वो भी आ गया, सब आ गया, सबके टोटल 66 lakhs है, याद रखना। ओके ना, आगे आ जाओ। बेटा ऑडियो वीडियो मैंने पूछा क्लियर है, स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है बेटा, बेटा क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन, स्क्रीन में दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे। यामी जैन जी, हो सकता है आपके वहां पे कुछ दिक्कत हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये लो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 12 lakhs। अब देखो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेट ITC, एडजस्टेड एग्रीगेट टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, 4 चीजों की जरूरत होती है हमारे को। ओके, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उन्होंने बोला 12 lakhs है। आ जाओ, ये एडजस्टेड टर्नओवर तो हम यहाँ पे निकाल ही रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और किसकी जरूरत है हमारे को, नेट ITC, नेट ITC, 4 चीजें चाहिए हमारे को। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में उन्होंने बोला उसकी वैल्यू है 12 lakhs, 12 lakhs। एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आपने जो सर्विस एक्सपोर्ट की वो 48 lakhs है। ओके, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 48 lakhs, ना नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 10 lakhs,
जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में आप बेचते हैं वो है 10 लाख। तो ये जो 10 लाख आपका एग्रीगेट एडजस्टेड टर्नओवर में तो ऐड होगी 10 लाख। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि सर्विसेज में ऐड नहीं की हुई है, इसमें सर्विसेज ऐड करनी है जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया की है, और इसमें जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी ऐड करनी है, वो भी ऐड नहीं की हुई है, क्योंकि सर्विस बिल्कुल भी ऐड नहीं की ना, सिर्फ गुड्स का टर्नओवर है। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस भी ऐड नहीं की हुई है, सर्विस जो डीटीए में दी वो भी ऐड नहीं की है। डीटीए का इन्होंने बोला कि 10 लाख है, मैं इधर लिख रहा हूं अभी 10 लाख, 10 लाख है ना। नेक्स्ट, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 10 lakhs, पेमेंट रिसीव्ड टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई व्हिच इंक्लूड्स 12 lakhs अगेंस्ट विच सर्विस आर येट टू बी सप्लाइड। मतलब ये जो 40 लाख 48 lakhs है ना, इसमें 12 lakhs का ऐसा अमाउंट है जो एडवांस मिला अभी, बट अभी तक आपने सर्विस नहीं दी है, तो ये हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है, ना जीरो रेटेड सप्लाई का पार्ट होता है। ओके, तो आ जाओ जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस जो है 48 lakhs लिखा, माइनस एडवांस रिसीव्ड इन करंट पीरियड, सर्विस अभी तक दी नहीं है 12 lakhs, ये माइनस होगा। चल नेक्स्ट, एडवांस रिसीव्ड इन द पास्ट, पहले एडवांस मिला था, अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड इन करंट पीरियड। मतलब ये सर्विस की बात करा कि कुछ ऐसी सर्विस जो जिसका एडवांस पहले मिल गया था आपको, बट सर्विस इस महीने में दी है, इस करंट पीरियड में दी है, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब एडवांस मिलता है तब तो हम उसको सप्लाई मानते ही नहीं है, हम उसको एक्सपोर्ट सर्विस मानते नहीं। मानते कब है? जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड कब कर रहे हैं? अभी, अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का पार्ट हो जाएगी। तो आप इधर एड एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट बट services provided in current period कितना 14 lakhs, टोटल कितना हो गया 50 lakhs। ना नेक्स्ट, turnover on which supplier have claimed refund under rule 89(4)(a)(4)(b। सप्लायर ने अगर रिफंड क्लेम किया रूल 89(4)(a)(4)(b का, तो ना तो उसका टर्नओवर एडजस्टेड टर्नओवर में आएगा, ना उससे रिलेटेड आईटीसी नेट आईटीसी में आएगा। ओके, गुड्स इंक्लूड इन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये क्या बोल रहा है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें 6 लाख रुपया वो इंक्लूड जो 89(4)(a)(4)(b से रिलेटेड है, बराबर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इधर आ जाओ जरा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ये रहा हमारा, इसमें से माइनस कर देंगे टर्नओवर ऑफ रूल 89(4)(a) एंड 4(b), कितना 6 लाख। बट एक बात बताओ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो बताओ, ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या टर्नओवर में ऐड किया हुआ है क्या? एडजस्टेड टर्नओवर में ऐड किया है क्या? सर्विस तो हमने ऐड नहीं की, क्योंकि देखो यहां पे हमने पहले ही बोला इसके अंदर सिर्फ गुड्स है, टर्नओवर जो है सर्विस ऐड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 66 lakhs है, इसमें 12 lakhs ऐड किया हुआ होगा। जीरो रेटेड सप्लाई हमने तो 12 lakhs मानी थी, तो इसमें 12 lakhs ऐड किया होगा, उसमें से 6 lakhs तो रूल 89(4)(a)(4)(b से रिलेटेड है, यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, यहां से भी माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके लेस रूल 89(4)(a)(4)(b) 6 lakhs। देखो, अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर यहां पर ऐड नहीं किया होता ना, यहां पर नहीं किया होता, तो यहां से माइनस नहीं करते, यहां पे ऐड किया हुआ है, इसके लिए हमको यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, और उधर जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ये निकाल रहे हैं नीचे, ये यहां पे भी माइनस करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? नया सिंह जी, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पहले पुराना लेक्चर देखिए, फिर क्वेश्चन, फिर आगे डाउट पूछिए बेटा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे, प्लीज वो अपने डाउट्स कमेंट में ना डाले, क्योंकि कई ऐसे डाउट है जो ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूं बेटा। क्या टर्नओवर में आता है ये मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं बेटा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बेटा। प्लीज
ना नेक्स्ट आ जाओ, सर्विसेज। सर्विसेज इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब जो डीटीए में जो सर्विस दी गई है, डीटीए की जो सर्विस है उसमें रूल 89 4A 4B से रिलेटेड सर्विस है 6 लाख रुपए की। तो इसका मतलब डीटीए की सर्विस कहाँ गई, ये रही सर्विस डीटीए, इसमें माइनस रूल 89 4 and 4B 6 लाख रुपया, ये माइनस करेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर 4 लाख, सिर्फ 4 लाख डीटीए की सर्विस है। 10 लैक्स बताई थी उन्होंने, बाद में बोला कि उसमें से 6 लाख रूल 89 4A 4B से रिलेटेड है, वो माइनस करके हमने उधर 4 लैक्स लिख दिए। ITC on inputs and input services during the tax period, including those under Rule 89 4A 4B 12 lakhs. ITC relating to Rule 89 4A 4B 2,40,000। 2,40,000 एक ऐसा ITC है जो इसमें इंक्लूड है, जो रूल 89 4A 4B से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं नेट ITC कितना होगा, 12 lakhs माइनस 2,40,000, 12 lakhs माइनस 2,40,000, 12 lakhs माइनस 2,40,000, 9,60,000 आपका नेट ITC 9,60,000। ओके, नेट ITC आ गया। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ गई, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया 6 lakhs। एडजस्टेड टर्नओवर में क्या चीज ऐड नहीं की अभी तक हमने, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस ऐड नहीं की, तो अभी नीचे हमने निकाली 50 lakhs, क्योंकि टर्नओवर में वो भी तो आएगी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस भी तो टर्नओवर का पार्ट होगा, तो ये 50 lakhs जो है वो हमने वहां पे लिखा है। आ जाओ जरा इनके टोटल लगाते हैं। $66 lakhs और 4 lakhs 70 lakhs, 70 lakhs और 50 120, 120 में से माइनस 6 1 लाख 114 लाख, ये आपका एडजस्टेड टर्नओवर है। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 6 lakhs है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 50 lakhs है, और नेट ITC 9,60,000 है। आ जाओ फॉर्मूला लगा देते हैं, नेट ITC 9,60,000 डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर 114 lakhs मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें से सर्विसेज आ जाएगी 50 lakhs और गुड्स आ गया आपके 6 lakhs, टोटल 56 lakhs। कैलकुलेट करो कितना आएगा, $4.71 79 4,71,579 4,71,579। चलो बेटा, रूल 89 4A 4B में खाली गुड्स नहीं है, सर्विस भी होती है बेटा। आप सप्लाई SEZ को, EOU को, गुड्स का तो एग्जाम्पल लिया था, सर्विस दी तो क्या करोगे आप, सर्विस दी तो क्या करोगे गौरव जी, मैंने वहां पे कहाँ लिखवाया कि खाली गुड्स का मिलता है, गौरव बाबू कहीं पे लिखवाया कि सिर्फ गुड्स का मिलता है बेटा, सर्विस भी तो देते ही है उनको। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आओ, अब आता है ITC इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस हमारा चल रहा था। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में इधर देखना बेटा, जब कभी भी इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स रेट है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आउटवर्ड सप्लाई, तो जो ITC हम यूटिलाइज नहीं कर पाते उसका हम रिफंड लेते हैं, उसका हम रिफंड लेते हैं। ओके नाउ अब इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो।
समझो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन्होंने इससे प्लास्टिक खरीदा 1 लाख रुपए का, जीएसटी 18,000 पे की। प्लास्टिक से टॉयज बनाए, टॉयज आगे सप्लाई किए 1,50,000 का, जीएसटी 5%, 7,500। मिस्टर बी जब डिपार्टमेंट को पेमेंट करेगा 7,500 का, यहां से आईटीसी क्लेम कर लेगा, डिपार्टमेंट को 0 देगा। बट अभी भी ये आईटीसी उसमें से 10,500 अनयूटिलाइज है। अनयूटिलाइज होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये यूज ही नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स रेट कम है, तो इनको ये रिफंड मिल जाएगा। तो इसका इन्होंने क्या एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या बनाया इधर देखना, इसे कैसे समझाता हूं। नेट आईटीसी इनपुट्स, खाली इनपुट्स का आएगा और किसी का नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। डेफिनेशन सेम रहेगी जो जीरो रेटेड सप्लाई में थी इसकी, मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर माइनस जो टैक्स पे किया, टैक्स पेड ऑन टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, सप्लाई ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सप्लाई ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें डालता हूं। हमारे इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ पूरा, ये एक ही ट्रांजेक्शन मान करके चल रहे हैं। तो नेट आईटीसी में क्या आएगा, ये मेरा नेट आईटीसी 18,000। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है वो मेरा टर्नओवर है, मैं मिस्टर बी हूं, मेरी आउटवर्ड सप्लाई है 1,50,000। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है, वो भी 1,50,000, मतलब जिसपे टैक्स कम लगता है 1,50,000, माइनस टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर। तो उस पर कितना टैक्स पे किया मैंने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे, 7,500 माइनस 7,500। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये कट हो गया, 18,000 माइनस 7,500, 10,500। तो ये हमने एग्जाम्पल से लिया, सिंपल वे में समझाया, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ता है और उसका रीजन क्या है? उसका कारण ये है कि बेटा मान लो मैंने जो प्लास्टिक खरीदा है उससे मैंने टॉयज बनाए होंगे, नो डाउट, तो इस पर रेट 5% होगी, ये भी मैं मानता हूँ। बट हो सकता है कुछ टॉयज मैंने एक्सपोर्ट किए और उनका रिफंड मैं जीरो रेटेड सप्लाई में ले सकता हूँ, बॉन्ड साइन करके एक्सपोर्ट किया या आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया, तो उनका एडजस्टमेंट रूल 96 में मिल जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ तो रूल 89(4)(4)B में उसका रिफंड मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड कितना है जो टर्न और ये वाला जो इंडिया में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचा, उससे रिलेटेड कितना है, तो उसके लिए एक प्रपोर्शनेट निकालना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूला, खाली एक ही चीज याद रखना, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट, इनपुट का लेना है, यहाँ पे इनपुट सर्विस का नहीं आता है। जबकि जीरो रेटेड सप्लाई में नेट आईटीसी में इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों आते हैं, बाकी के सारा का सारा फॉर्मूला डिट्टो सेम है नेट आईटीसी वाला। जो हमने जीरो रेटेड सप्लाई में पढ़ा वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, सिर्फ फर्क कितना सा, जीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट सर्विस का भी टैक्स लेते हैं, यहाँ पर वो नहीं लेंगे, बस, और कोई चेंज नहीं है। ओके, उसका रीजन है ये मैन्युफैक्चर के लिए बनाया गया, और मैन्युफैक्चर गुड्स बनाते हैं, तो गुड्स का बाइफर्केशन पॉसिबल है, सर्विसेज का नहीं है यहाँ पर, इसके लिए उसका रिफंड ही रोक दिया उन्होंने। उसका आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो क्रेडिट, बट रिफंड नहीं देंगे। तो आओ इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, क्वेश्चन करते हैं इसका।
ये क्वेश्चन है। Super engineering works. A registered supplier in Haryana is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below are the details of the turnover and applicable GST rate of the final product manufactured by them. November 2018 में आया ये क्वेश्चन। ओके ना, तीन तरह के फिनिश गुड्स बनाता हूं मैं। तीन तरह के फिनिश गुड्स बनाता हूं मैं, ए बी और सी। उनका टर्नओवर है, ए का 5 लाख, बी का 3,50,000, सी का 1 लाख। आउटपुट जीएसटी रेट है 5%, 5%, 18%। आईटी से जो क्लेम कर रहा हूं मैं 54,000, 54,000, 10,000 ये है। ये आईटी से किस पे होगा? इसे इनपुट पे ही होगा। मान लेते हैं इसमें हमको इनपुट यूज करते हैं, जो इस इनपुट का नाम है डी। एक इनपुट है डी, जिससे तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ए बी और सी तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। इनपुट जो डी है, इसको जब जब भी मैंने खरीदा 18%, 18%, 18% के रेट से जीएसटी पे किया, तो ये उनका अमाउंट है, जीएसटी का अमाउंट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। मैक्सिमम अमाउंट रिफंड चाहिए अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का। एंड द प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज द प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। अभी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में हर केस में रिफंड नहीं मिलता है, कुछ नोटिफाइड गुड्स होते हैं, उन्हीं केस में रिफंड मिलता है। और ऑलमोस्ट सारे गुड्स, करीब करीब 70% गुड्स नोटिफाइड है। तो इन्होंने ये बोला कि एक प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नोटिफाइड नहीं कर रखा, जिसपे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जिसपे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो आ जाओ इधर जरा देखते हैं। बी का रिफंड आएगा नहीं। सी जो है 18% में हम डी लेते थे, और सी जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उस पर रेट 18% है। ये भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस नहीं है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस ही दो थे, ए और बी, बट उसमें बोल दिया बी को रिफंड मिलेगा नहीं, तो बचा कौन? ए का रिफंड हमारे को निकालना है। अब बोला नेट आईटीसी। अब देखना यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे जो रॉन्ग होने वाली है। पहले मैं आप वाली कैलकुलेशन कर दूं। ओके, दिव्या जी नहीं बेटा, वो मेरी डॉटर नहीं, मेरी भांजी थी। मेरे एक लड़का ही है सिर्फ, वो मेरी भांजी थी ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे समझना। नेट आईटीसी, आप यहाँ पे गलती करोगे, एक कैलकुलेशन करोगे तो नेट आईटीसी आप 54,000 लोगे, वहीं पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि 54,000 का क्रेडिट इससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन ने नहीं बोला है। ओके, क्वेश्चन सिर्फ आईटीसी अवेल्ड बोल रहा है कि ये है। तो जो प्रोडक्ट डी है, मान लेते वो हो सकते हैं तीनों प्रोडक्ट को बनाने के काम में आता। तो इन्होंने ये थोड़ी बोला कि ये वाला जो प्रोडक्ट डी खरीदा उससे सिर्फ यही बनाया क्वेश्चन में। तो आपको नेट आईटीसी में पूरा लेना पड़ेगा, पूरा 54, 54 और 10,000, मतलब 1,18,000। फिर आएगा एडजस्टेड टर्नओवर। एडजस्टेड टर्नओवर इन तीनों का टर्नओवर 5 लाख, 3 लाख, 50,000 और 1 लाख, 9,50,000। अब याद रखना, ये जो एडजस्टेड टर्नओवर होता है वो सेम है जो जीरो रेटेड सप्लाई का होता है। अगर यहाँ पे रूल 89(4)(4) भी इंक्लूड है तो वो भी माइनस करोगे आप, एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो वो भी माइनस करोगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं इसमें। ये आपका टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सप्लाई, उसका टर्नओवर है 5 लाख और रेट क्या है 5%। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ना, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 लाख, इसमें से माइनस करोगे टैक्स पेड ऑन 5 लाख। 5 लाख पे कितना टैक्स पे किया होगा? 5% ऑफ 5 लाख, कितना आता निकालो। इंटू डिवाइडेड बाई 9,50,000 इंटू 5 लाख माइनस 25,000, 37
105। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना, आकर के मैं सॉल्व करवाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम चाहिए, बराबर। एक्चुअली मेरे घर में किसी का बर्थडे है, वो केक कटिंग हो रही है, तो उन्होंने मुझे बुलाने के लिए आया 2 मिनट के लिए। तो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया, खाली एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो, फिर मैं आके सॉल्व करवाता हूँ। इसमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई दोनों कवर है। ये वाला क्वेश्चन पूरा रीड करो बेटा। वाई बी इज नॉट कंसिडर। बेटा गवर्नमेंट के पास पावर है कुछ प्रोडक्ट पर रिफंड ना दे, नहीं दे रही है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। चलो आओ यहाँ। कैलाश ग्लोबल पी लिमिटेड सप्लाई वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इट इज एंगेज्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, काफी सारे एडजस्टमेंट दे दिए आपको और आपको बोला गया है कि भाई आप निकालो यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड, और अगर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मिल रहा है तो वो भी।
पहला केस है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट है टू यूके फॉर $10,000, assessable value is 7 lakhs in Indian rupees. Export duties levied on product A at the time of export. अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये इसकी वजह से इस पर जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा। इसका रिफंड नहीं मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, now next, domestic supply of taxable product B during the period excluding tax at the rate of 5%, 10 lakhs का भी है। Input used in manufacturing of such goods are taxable at the rate of 18%. Input 18% से, आउटवर्ड सप्लाई 5% से, और उसका 10 lakhs, नॉट नोटिफाइड। अब देखो कितना कंफ्यूजन है यार। Not notified as a product in respect of which refund of unutilized ITC shall not be allowed under section 54 subsection 3 clause 2 of the CGST। ये क्या कहना चाहता है, ये प्रोडक्ट नोटिफाइड नहीं है उन प्रोडक्ट में जिनमें रिफंड नहीं मिलेगा। और तो सीधा बोल देता ना रिफंड मिलेगा यार। अब यहाँ पे गलती क्या करता है, एग्जाम में बच्चा पढ़ता है, नोट पे ध्यान नहीं जाता और सीधा पढ़ लेता नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड, और वो बेचारे को लगता है इसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का इसका रिफंड मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स डीम्ड एक्सपोर्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, मतलब रूल 89(4)(a)(4)(b। अब आगे देखना, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम किया, तो बेटा ये तो रूल 89(4)(a)(4)(b) में भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगा रूल 89(4)(a)(4)(b) में ये? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि आईटीसी क्लेम कर लिया रिसिपिएंट ने, सप्लायर को रिफंड कब मिलता है, एक कैलाश एंटरप्राइजेस को रिफंड कब मिलता है, जब सप्लायर आईटीसी क्लेम नहीं करता, एक अंडरटेकिंग देता कि रिफंड सप्लायर को दे दो, तो कैलाश एंटरप्राइजेस रूल 89(4)(a)(4)(b) का रिफंड ले पाता। तो इसका मतलब कैलाश एंटरप्राइजेस को रूल 89(4)(a)(4)(b का रिफंड नहीं मिला है, तो ये आपके टर्नओवर में भी काउंट होगी और इससे रिलेटेड आईटीसी आपके नेट आईटीसी में भी कवर होगा। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, अब देखो एग्जम्प्ट सप्लाई है, बट जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई हो जाती है, फिर उसके सारे ट्रीटमेंट टैक्सेबल सप्लाई वाले होंगे, सब ट्रीटमेंट टैक्सेबल सप्लाई वाले होंगे, तो इसमें आपको रिफंड मिल जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई वाला। नेक्स्ट आ जाओ, द आईटीसी अवेलेबल फॉर द अबव टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज ऑन इनपुट इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। 50,000 का आईटीसी वो है जो इससे रिलेटेड है, जो एक्सपोर्ट हुआ एग्जम्प्टेड सप्लाई उससे रिलेटेड है, तो बेटा भली हो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो टैक्सेबल सप्लाई हो गई एक्सपोर्ट होते ही, इसने अपने पाप धो दिए। अभी एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है, अगर ये एक्सपोर्ट हो रही है तो ये जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो गई बेटा, इसने अपने पाप धो लिए सारे के सारे, बराबर है। तो इसका मतलब इसका पूरा क्रेडिट जो है उसका बेनिफिट लोगे आप, नेट आईटीसी में पूरा अमाउंट आएगा, कैपिटल गुड्स आता ही नहीं है। ऑन इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग 18,000 ऑन आउटडोर कैटरिंग, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि एलिजिबल आईटीसी लेते हैं, तो ये एलिजिबल ही नहीं, 18,000 तो ब्लॉक क्रेडिट है, तो इसमें से 18,000 माइनस होगा, खाली 1,82,000 एलिजिबल है। चलो अब आ जाओ, यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड निकाल लेते हैं, जिसमें नेट आईटीसी आपका हो 1,82,000 और 3,50,000, कितना हुआ, 5,32,000। नेट आईटीसी इन दोनों को जोड़ा मैंने, इसको मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई 6 लाख जो आपने एक्सपोर्ट किया, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में ऑल आउटवर्ड सप्लाई आती है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई 4 ही है, ये 7 लाख, ये 10 लाख, ये 5 लाख और ये 6 लाख, टोटल 28 लाख। टोटल कितनी है, 28 लाख, 28 लाख। कितना रिफंड आ जाएगा,
5,32,000 divided by 28 multiply by 6, 1,14,000, 1,14,000. ओके, नेक्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाई के बाद में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड। फॉर्मूला क्या, नेट आईटीसी, बट नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट का लेते हैं और यहाँ पे इनपुट क्या है, ये इनपुट का क्रेडिट है 3,50,000। ओके, 3,50,000 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर सेम ही रहेगा 28 लाख, मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर वो है 10 लाख। वो कितना, 10 लाख, देखो इधर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर 10 लाख माइनस टैक्स पेड ऑन 10 लाख, 5% की रेट है, माइनस 5% ऑफ 10 लाख, कितना आएगा रिफंड, 3,50,000 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 50,000, 75,000। टोटल रिफंड आपको मिलेगा 1,14,000 प्लस 75,000, 1,89,000। बेटा साहिल सिद्दीकी जी, 2 बार रिफंड मिला तो फायदा क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ा ना। पहले प्रोपोर्शनेट निकाला आपने जीरो रेटेड सप्लाई का, तो जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड जो था उसका मिला। दूसरी बार प्रोपोर्शनेट निकाला आपने किसका, जो आपके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर है। तो दोनों का अमाउंट सेम थोड़ी है, दोनों एक ही में से थोड़ी मिल रहे हैं बेटा, दोनों का अलग अलग प्रोपोर्शनेट है, उसमें से फिर मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो कोई फायदा थोड़ी हो रहा बेटा, कोई बेनिफिट थोड़ी है। चलो, तो यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ सकता है शायद। अब आते हैं हम एक और केस में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, थ्योरी में, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूल 96 बी, रूल 96 बी, आपको मालूम मैंने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में जब समझाया था और बताया था आपको, तो उसमें एक पॉइंट बताया था मैंने, बेटा यार वीडियो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, उतने लाइक्स नहीं है यार, बार बार बोलना पड़ता है लाइक्स के लिए। इधर देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने कि जब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में, जैसे मान लो यूएसए में, या आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैंने बोला था एक बॉन्ड साइन करते हो। गुड्स के केस में मैंने ये बताया था कि बॉन्ड की लैंग्वेज होती है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर दोगे। अगर 3 महीने में आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया, 3 महीने में अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किया, तो 3 महीने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में विद इंटरेस्ट जो भी आईजीएसटी आपका माफ हुआ था यहाँ पर, वो पे करोगे विद इंटरेस्ट। ओके, ओके, समझ में आया। दूसरा केस, सर्विस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी इंडिया में वापस नहीं आई, 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में नहीं आई, ओके, तो उस केस के अंदर 1 साल में फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में नहीं आई, तो उस केस के अंदर बेटा याद रखना इस चीज को कि अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी 1 साल के अंदर अंदर नहीं आई, तो साल भर खत्म होने के बाद, 1 साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में आपको जो भी बेनिफिट मिला है, जो भी आईजीएसटी माफ किया गया, वो आपको रिफंड हो जाएगा। सॉरी, वो आपसे को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 18%। याद है गणेश ठाकर जी? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद में देख लेना लेक्चर को। याद है ऐसा आपको?
चलो, तुमने एक चीज नोटिस की है, यहां पे फॉरेन करेंसी आने की बात की गई है, बट यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं की कि फॉरेन करेंसी आनी चाहिए इंडिया में। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या इसकी फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आएगी तब भी चलेगा क्या? इसके कहीं पे कॉन्सेप्ट उठाया ही नहीं था, इन्होंने कभी बात नहीं की। देखो, एक्सपोर्ट गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो दो ही केस आते हैं गुड्स के अंदर। पहला, आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट कर दो। दूसरा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड साइन करके एक्सपोर्ट कर दो। ये बोलता है 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, और ये बोलता है गुड्स एक्सपोर्ट करते वक्त आईजीएसटी एक बार पे कर दो, फिर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना, आईजी एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में उसकी डिटेल होनी चाहिए, और आप अपना रिटर्न फाइल करते हो टाइम पर। बराबर है? रूल 96, 96A। दोनों ही केस में कहीं पे भी उन्होंने ये जिक्र ही नहीं किया कि फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई काफी लेट रियलाइज हुई। और जब ये रियलाइज हुई तो गवर्नमेंट के दिमाग खराब हो गया। यार, एक्सपोर्टर जो गुड्स के एक्सपोर्टर वो फॉरेन करेंसी नहीं लाएंगे तो क्या होगा? बेनिफिट तो मिल गया उनको, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड ले लिया जीरो रेटेड सप्लाई में, या आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते तो जो आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड ले लिया, तो बेनिफिट तो ले चुके हैं ये। अब है, तब उन्होंने 96 भी इंट्रोड्यूस किया। इस केस के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? 96 भी। रिकवरी ऑफ रिफंड, जो रिफंड आपको मिला है उसकी रिकवरी करेगा इफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं मिला तो आओ जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा। ध्यान से सुनना बेटा, ये हम ले लेते हैं एक हमारे बालिका यहां से श्रुति। ना, यूएस से ये कोई गुड्स एक्सपोर्ट करती है, बराबर है, 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख का। और ये हम मान लेते हैं ये बॉन्ड साइन करके एक्सपोर्ट करती है। कितना साइन, क्या साइन करके करती? बॉन्ड, एलयूटी, ये बॉन्ड साइन करती है। फिर ये अपने चार्टर्ड के पास में आती है, मान लो मैं उनका सीए हूँ, और आकर के मुझे बोलती है सर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया 5 लाख में सर, और सर मेरे पास अनयूटिलाइज आईटीसी में, मुझे बताओ ना रिफंड कितने का मिलेगा। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा तुम्हारा नेट आईटीसी क्या है, तुम्हारा टोटल एडजस्टेड टर्न और क्या, मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या, सब कैलकुलेट करके 1 लाख रुपया आया। मैंने कहा एक काम करो, इसका तुम रिफंड ले सकती हो। इसने अप्लाई कर दिया यूएसए को कि भाई रिफंड दे दो, और ये ट्रांजेक्शन जो हुआ ना हुआ तो 1 जुलाई को 2022 को मान लो। ओके, इनवॉइस वगैरह बन के एक्सपोर्ट हो गया था। तो अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने इसको रिफंड भी दे दिया, 1 लाख का रिफंड दे दिया। गवर्नमेंट ने एक रूल 96 भी बनाया कि फेमा में जो टाइम लिमिट दी गई है ना, उस टाइम लिमिट तक आपका फॉरेन करेंसी आ जाना चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी नहीं आया तो याद रखना उस केस में हम ये 1 लाख रुपए आपसे वापस ले लेंगे विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? जिस दिन इन्होंने आपको रिफंड किया था, इन्होंने मतलब डिपार्टमेंट ने, जिस दिन 1 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड किया था, वहां से लेकर के जिस दिन डिपार्टमेंट इसकी रिकवरी करेगा तब तक का ब्याज लेगा आपसे। तो फेमा का जो टाइम पीरियड है ना, तब तक आ जाना चाहिए क्या फॉरेन करेंसी, ये जो ना 5 लाख की फॉरेन करेंसी इंडिया में आ जानी चाहिए। अब फेमा में टाइम लिमिट जो है वो कितना, वो वहाँ पे जीएसटी एक्ट में आपको नहीं दिया गया, बट जनरली 6 महीना और 9 महीना, दो टाइम पीरियड चलते हैं वहाँ पर। ओके, गुड्स के लिए कुछ केसेस में गुड्स के 9 मंथ्स होते हैं, कुछ में 6 मंथ होते हैं, यही आपके चलता है। बराबर है? तो हम यहाँ पे 6 मंथ का क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं कि फेमा एक्ट ने बोला कि भाई 1 जुलाई को गुड्स गया, 6 महीने के अंदर अंदर ये 5 लाख रुपया इंडिया में आ जाना चाहिए, और ये रिफंड जो है श्रुति को डिपार्टमेंट ने 1 लाख का दे दिया। मान लेते तो अगस्त में ही दे दिया, अगस्त में 1 लाख का रिफंड श्रुति को मिल चुका है, श्रुति खुश है, कोई टेंशन नहीं है। और डिपार्टमेंट जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इधर आ जाओ,
1 जनवरी श्रुति के पास कितना पैसा आ जाना चाहिए? ₹5 lakhs शुड बी रिसीव्ड, कहां से? यूएसए से आ जाना चाहिए। बट क्या हुआ, श्रुति के पास सिर्फ 2 लाख रुपया ही आया, बाकी का नहीं आया, सिर्फ 2 lakhs आया। वो 2 lakhs भी आया था नवंबर 2022 में, 2 lakhs रिसीव्ड हो गया, बाकी का पैसा श्रुति को मिला ही नहीं अभी तक। ये रोज फोन करते यूएसए में, बाइडेन को फोन करते, यार बाइडेन यार तुमने गुड्स खरीदा, वो पैसा नहीं दिया यार, पैसा दे। बाइडेन बोलता है अभी मेरी एक जगह पे सरकार गिरी हुई है, दूसरी जो स्टेट है उसमें आ नहीं रही है, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे मेरा गवर्नर जो हिला पड़ा पूरा का पूरा, इधर ये रशिया वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं दे दूंगा, कहीं भाग रहा हूँ क्या पैसा लेकर के? ये बोलती बाइडेन देख तू बहुत चीटिंग कर रहा है यार, इससे पहले मैंने जो डोनाल्ड डक के साथ में, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डील की थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे पैसा चाहिए। बोले तो तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है पैसा दे ना दे? बोले वो तेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमारे को पड़ने वाला है। अगर 1 जनवरी तक पैसा नहीं मिला तो मुझे ये रिफंड, 1 लाख का रिफंड जो मुझे दिया है ना डिपार्टमेंट ने, ये चुकाना पड़ेगा उनको। अब 1 जनवरी को डिपार्टमेंट आता है श्रुति के पास, आगे बोलता श्रुति जी रिफंड दिया था हमने 1 लाख का। बोले यस सर बिल्कुल दिया था। बोले किस चीज़ के लिए दिया था? बोले सर आपने रिफंड दिया था ताकि मैं जो है इसका बेनिफिट ले सकूं और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उन सब चीज़ों के लिए। तो बोले तो एक बात बताइए आप मुझे, आप ये जो है बेनिफिट दे रहे हैं हमारे को, फॉरेन करेंसी आ गई। बोले जी सिर्फ 2 लाख रुपया है ये, तो आपने 1 लाख का रिफंड क्यों लिया? 2 लाख के बराबर ही लो जो प्रोपोर्शनल बनता है। तो इधर देखो 2 lakhs का रिफंड मिला, जबकि 5 lakhs की फॉरेन करेंसी आनी चाहिए थी इंडिया में, आई कितनी 2 lakhs की, कितना आएगा ये कैलकुलेट करो बेटा। कितना आएगा? $80,000, सिर्फ 80,000 का रिफंड ही आपको मिलना चाहिए। तो बाकी का जो 1.2 lakhs का रिफंड है, जो ये रिफंड दिया गया, 2 मिनट वेट वेट वेट, 1 लाख लिख दिया मैंने, 1 लाख नहीं सॉरी 2 लाख लिख दिया, 1 लाख आएगा बेटा यहाँ पर, 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा रिफंड, 1 लाख का ही मिला ना, यहाँ पे 1 लाख आएगा बेटा। वापस से कैलकुलेट करो क्या आएगा। $40,000 इतना ही रिफंड मिलेगा। 60,000 का डिपार्टमेंट जो है वापस रिकवरी करेगा इनसे। तो कब रिकवरी करेगा इधर देखना, ध्यान से सुनना, कब रिकवरी करेगा। डिपार्टमेंट बोलता है जैसे 6 महीना खत्म होगा, 6 महीना कब खत्म होगा? 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को 6 महीना खत्म हो गया, यहाँ से 30 डेज, यहाँ से 30 दिन, 30 दिन बोले तो 31 जनवरी 23 को इज्जत के साथ, श्रुति को क्या बोला जा रहा है? इज्जत के साथ तुम ये 60,000 रुपया जिसके तुम हकदार नहीं हो, विद इंटरेस्ट पे कर देना हमारा। इंटरेस्ट 18%। इंटरेस्ट लगेगा कब से? जिस दिन डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दिया, जिस दिन डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड दिया उस दिन से लेकर के जिस दिन आप डिपार्टमेंट को वापस चुकाओगे उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इज्जत के साथ में। श्रुति ने बोला अगर मैंने इज्जत के साथ में आपको नहीं दिया तो डिपार्टमेंट बोलता फिर हमको बेइज्जती करनी पड़ेगी आपकी, हम रिकवरी करेंगे फिर आपसे, आपके बिजनेस के असेट्स वगैरह बेच देंगे, ऑक्शन में डाल देंगे, बट रिकवरी करेंगे। तो उस केस में डिपार्टमेंट फिर रिकवरी करेगा, सेक्शन 73 74 लगा देगा। ओके, क्या श्रुति के पास बचने का तरीका है? यहां पर क्या श्रुति के पास बचने का तरीका है? यस। श्रुति क्या करेगी जब उसको मालूम चलेगा पैसा आ ही नहीं रहा है, बाइडेन जो है खाली पीली टाइम टाइम पास कर रहा है, गोलियां दे रहा है, जो है बोलता है कि नहीं नहीं अगले महीने दूंगा अगले महीने दूंगा, नाटक कर रहा है, वो देने वाला नहीं है। तो श्रुति क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई को बोलेगी मुझे 2 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है क्या? ये एग्जाम्पल 2 महीने का 3 की भी मांग सकती है। आरबीआई ने बोला ठीक है हम तुमको 28 फरवरी तक की एक्सटेंशन देते हैं, 28 फेब तक की एक्सटेंशन दी।
बट याद रखना, भले 28 फेब तक की एक्सटेंशन आरबीआई ने दे दी है, डिपार्टमेंट फिर भी तुमसे ये 60,000 रुपया और इंटरेस्ट ले लेगा। जनवरी खत्म होते ही 1 जनवरी के नेक्स्ट 30 दिन के अंदर अंदर या आप पे कर दो, नहीं तो वो रिकवरी कर लेगा। डिपार्टमेंट ये पैसा ले लेगा, ले चुका है, तुमको एक्सटेंशन भी मिल गई है, फिर भी ले लेगा, फिर भी ले लेगा डिपार्टमेंट विद इंटरेस्ट। अब ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है, इसमें बाकी का बैलेंस 3 लाख अगर मिल गया तुम्हारे को इस पीरियड में, 28 फरवरी तक 3 लाख रुपया मिल गया, तब तुमको जाकर के यूं बोलना है डिपार्टमेंट को। कौन श्रुति जाकर के बोलेगी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बोला, बोलो 3 लाख आ गया मेरा, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये 60,000 जो रिकवरी की है इसको वापस रिफंड कर देगा श्रुति को। क्या कर देगा, रिफंड कर देगा कि ठीक है ये ले जाओ, बट इंटरेस्ट रिफंड नहीं करेगा, इंटरेस्ट तो गया, इंटरेस्ट सजा है आपकी, डिले क्यों किया आपने, ओके, इंटरेस्ट गया, ओके। नहीं बेटा, वो तो विद इन 30 डेज में आपको देना ही पड़ेगा, भली फॉरेन करेंसी आ जाओ। फॉरेन करेंसी तो साल भर बाद में भी आ जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी, बट फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फेमा एक्ट में जो टाइम लिमिट दी उसी टाइम लिमिट में आनी चाहिए तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। तो वापस से जो अभी मैंने पढ़ाया समझो, श्रुति कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो रूल 96 या 96A लगेगा, उसमें वो रिफंड क्लेम करती है। उसने रिफंड ले लिया 1 लाख रुपए का, मान लो चाहे 96 लगे चाहे 96A लगे, 1 लाख का रिफंड ले लिया। फॉरेन प्रोसीड्स जो है वो आनी थी, उसमें से 40% ही रिकवर हुई है, 60% रिकवर नहीं हुई, फेमा एक्ट का टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो नेक्स्ट 30 डेज में श्रुति को वो 60% जो है किसका, रिफंड के अमाउंट का 60%, जो बेनिफिट मिला उसका 60% डिपार्टमेंट को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर उसने आरबीआई से एक्सटेंशन ले ली है तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में अगर फॉरेन करेंसी आ गई तो जो डिपार्टमेंट ने से पैसा छीना था या उसने डिपार्टमेंट को दिया था विद इंटरेस्ट, वो वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बट वो अमाउंट वापस से मिल जाएगा बेनिफिट का, तो बेनिफिट का अमाउंट वापस से मिल जाएगा श्रुति को, ओके ना। अब आते हैं, ये क्या चीज गलत है बेटा, सिद्धांत सही तो है, गलत क्या है इसमें, नहीं 31 जनवरी के बाद क्यों है। एक चीज बताओ, अगर आपने किसी के वहां पे चोरी की है और डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई चोरी का पैसा 10 दिन में लौटा दोगे तो सजा नहीं देंगे, 10 दिन के बाद लौटाओगे तो सजा देंगे, और तुमने 10 दिन के बाद लौटाया और तुम बोल तो दे, लौटा तो दिया ना हमने, लौटा तो दिया, तो क्या हो गया बेटा, सजा का प्रोविजन तो था 10 दिन के अंदर लौटाने का, वो पूरा क्या किया आपने। आपको 6 महीने का टाइम दिया था फॉरेन करेंसी लाने का, लाए क्या, नहीं लाए तो आप हकदार हो। वो तो 30 दिन इसलिए दे रहे हैं कि कितना बुरा लगेगा, बेइज्जती तो तब होगी, गलत तो तब होगा जैसे ही 1 जनवरी खत्म होगा, डिपार्टमेंट वाले तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े, ला पैसा दे भाई पैसा दे। उल्टा वो तो गनीमत है कि उनकी भलाई है कि उन्होंने 30 दिन दिया कि पैसा अरेंज करके दे देना हमारे, ओके। तो उनको भलाई को आप गलत का नाम मत दो बेटा, ईगो हर्ट हो जाएगा उन लोगों का। एक तो एहसान कर रहे हैं वो हमारे पे कि भाई 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया हमने इसके लिए ताकि पैसा अरेंज करके दो, इसका मतलब ही नहीं कि पैसा माफ कर देंगे। माफ करने का प्रोविजन देखो यहाँ पे ही माफ नहीं किया, आरबीआई से मैंने एक्सटेंशन ली है, श्रुति ने आरबीआई से एक्सटेंशन ले लिया 28 फरवरी तक, तब भी माफ नहीं किया, तब भी लेकर के चले गए वो। श्रुति बोल सकती है ना कि भाई 28 फरवरी को की एक्सटेंशन 28 फरवरी के बाद देती हूं मैं, तो तब भी नहीं सुनेंगे, वो लेकर के जाएंगे, बोले 28 फरवरी तक आ जाए तो हम वापस दे देंगे आपको, बट एक बार तो लेकर के जाएंगे बोलो, ओके। नाउ नेक्स्ट केस आ रहे, एक और आ जाओ, एक और आओ। आरबीआई के पास में एक जगह और पावर है, अगर किसी कंट्री से हमारे रिश्ते अच्छे मजबूत करने हैं तो आरबीआई क्या करती है, कई बार फॉरेन करेंसी नहीं भी आएगी उस प्रोविजन को वेव कर देती है, जैसे नेपाल भूटान में कर रखा है। नेपाल भूटान से फॉरेन करेंसी नहीं भी आएगी तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, वो वेव कर दिया कि वो कंडीशन ही वेव कर दी कि फॉरेन करेंसी फेमा एक्ट का जो टाइम लिमिट है तब तक आनी चाहिए, कंडीशन वेव कर रखी है उन्होंने, ओके। चलो अब इधर आ जाओ, थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, इधर आओ। रिकवरी ऑफ रिफंड इफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट नॉट रियलाइज केस, पहला केस रिकवरी ऑफ रिफंड अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके गुड्स को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, या रिकवरी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, मतलब ये 96 ये 96A, दोनों में से कोई भी गुड्स का केस जो एक्सपोर्ट करता है, रिफंड कब तक आ जाना चाहिए, इफ सेल प्रोसीड्स ऑफ सच एक्सपोर्टेड गुड्स हैव नॉट बीन रियलाइज्ड विद इन द पीरियड अलाउड बाय द फेमा एक्ट 1999, तो विद इन 30 डेज, मतलब जैसे वो पीरियड एक्सपायर होगा, ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, एक्सपोर्टर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ रिफंड विद इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, जितनी सेल प्रोसीड्स नहीं आई है
उसका प्रोपोर्शनेट निकालो कि जो रिफंड आपको मिला उसमें से उसका प्रोपोर्शनेट कितना होता है, वो प्रोपोर्शनेट निकालो और वो आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ओके, अगर आपने नहीं किया अदरवाइज गवर्नमेंट विल रिकवर सच अमाउंट एज पर सेक्शन 73 74 का नोटिस इशू करके डिमांड रिकवरी ये सिस्टम शुरू कर देगी। ओके, भले एक्सटेंशन लिया 5 जनवरी को सेल प्रोसीड्स आ भी गई तब भी डिपार्टमेंट ब्याज तो लेगा आपसे, इंटरेस्ट लेगा, रिफंड का अमाउंट एडजस्ट भी कर लेगा बट इंटरेस्ट तो लेगा आपसे। नाउ पावर ऑफ राइट ऑफ, RBI write off the requirement of realization of sale proceeds on merits and the refund paid to the applicant shall not be recovered। RBI चाहिए तो ये कंडीशन वेव कर सकती है। सेल प्रोसीड रियलाइज्ड आफ्टर रिकवरी ऑफ रिफंड अमाउंट, डिपार्टमेंट ने जो है आपसे पैसा ले लिया या आपने डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया, उसके बाद सेल प्रोसीड्स आती है तो क्या होगा, आफ्टर रिकवरी ऑफ रिफंड इफ सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन एक्सटेंडेड पीरियड एज परमिटेड बाय RBI, RBI ने जो एक्सटेंडेड पीरियड किया परमिट किया उसमें आई, देन एप्लीकेंट प्रोड्यूस द एविडेंस रिक्लेम रिफंड अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, जितना पैसा आ गया उसका रिफंड वापस से वो ले सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। ओके, एक एग्जांपल है जो अभी मैंने दिया था उसी टाइप का एक एग्जांपल है। ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, इस पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है आपके, ये MCQ। ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, ये प्रोविजनल रिफंड का केस क्या है ध्यान से सुनना, ये सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई में होता है और किसी में नहीं। मान लो ये मैं हूं MG, मैंने कुछ गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट की, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके, मतलब कोई गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया मैंने, या तो गुड्स किया या सर्विस किया बेटा। ओके, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके। अब इधर देखना बेटा, मेरा रिफंड मैंने कैलकुलेट किया मैक्सिमम रिफंड, नेट ITC डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई, और वो अमाउंट आता है 1 करोड़ का। कितना है? 1 करोड़ का अमाउंट। अब डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि जिस दिन मैं एप्लीकेशन दूंगा रिफंड के लिए उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो रिफंड दे देगा। 60 डेज के बाद अगर देता है तो 60 डेज के बाद जितना डिले होगा उसका वो इंटरेस्ट पे करेगा, वो भी 6% के रेट से, 6% पर एनम। अब इधर देखना, मैंने 1 जुलाई को रिफंड एप्लीकेशन दी, MG फर्निश्ड रिफंड एप्लीकेशन। अब यहां से डेज अगर मैं काउंट करूं तो जुलाई के 30 दिन और अगस्त के 30 दिन, तो 30 अगस्त तक वो रिफंड नहीं भी देगा तब भी डिपार्टमेंट मुझे कोई ब्याज नहीं देने वाला है। 30 अगस्त तक वो कभी भी रिफंड दे सकता है मुझे, बट 2 महीने तक मेरा पैसा ब्लॉक होकर के पड़ा, वो भी 1 करोड़ रुपया, मेरी वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आ जाएगा। मैं कौन हूं जो SEZ को सप्लाई करता, मैं कौन हूं जो एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मैं SEZ को सप्लाई करता हूं, उस केस के अंदर अगर मेरे साथ में ये जाती हो रही है, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला शांत रहो गौड साहब, हर जगह पे इमोशन डाल देते हो आप, एक काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी। मैंने कहा 1 करोड़ रुपया ब्लॉक हो रहा है, बोले सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। वापस से सुन लेना बेटा, इतने सारे केस आपने पढ़े रिफंड को, उनमें से सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के केस में प्रोविजनल रिफंड का प्रोविजन है। वो क्या है ध्यान से सुनना, जीरो रेटेड सप्लाई में जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी मैं साथ में दे दूंगा कि प्रोविजनली मुझे रिफंड दे दिया जाए, मुझे पैसों की जरूरत है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, विद इन 7 डेज में, विद इन 7 डेज में मतलब 8 जुलाई तक, 8 जुलाई तक मुझे 90% रिफंड, जो मेरा रिफंड क्लेम कर रहा हूं उसका 90% प्रोविजनली दे देंगे। 90% ऑफ 1 करोड़,
90 लाख रुपीज प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। अब इधर देखना, 2 कैरेक्टर लेता हूं मैं, 2 कैरेक्टर, 2 नहीं 3 कैरेक्टर लेता हूं, 3 कैरेक्टर लेता हूं। ये मैं हूं MG, रेशम आहूजा, गणेश धाकल, अब इधर देखना बेटा, मैं जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूं, रेशम भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रही है। मेरा केस है जीरो रेटेड सप्लाई का, रेशम का केस भी जीरो रेटेड सप्लाई का, और गणेश का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। ओके, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। अब हुआ क्या, रिफंड का अमाउंट हमारा बनता है, जो फॉर्मूला हमने लगा करके कैलकुलेट किया, मेरा 1 करोड़, रेशम का 1 करोड़, और गणेश का 1 करोड़, तीनों का 1-1 करोड़ बनता है। ओके, अब हुआ क्या, सबसे पहले मैं गया डिपार्टमेंट के पास, मैंने रिफंड एप्लीकेशन दे दी 1 जुलाई को। मैंने कहा जी मेरा रिफंड दे देना, वो जीरो रेटेड सप्लाई का। डिपार्टमेंट वाला आ रहा है, हाँ गौड साहब दे देंगे दे देंगे। मैंने कहा थोड़ा माल वाल खरीदना था, गुड्स खरीदना था, आप जब पैसा दोगे तो ही उससे कुछ हो पाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, दे देंगे। मैंने कहा वो भागवत कथा भी चल रही है, पंडित जी को पैसा भी देना करना है, तो थोड़ा टाइम पे मिल जाए तो देखना ना। अरे गौड साहब दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं क्या, नहीं तो ब्याज देंगे ना 2 महीने के बाद में, 60 दिन के बाद में हम ब्याज देने वाले हैं आपको, टेंशन क्यों लेते हो। FD करवाते तभी 6% ही मिलता ना आपको, उतना तो दे रहे हैं। जी ठीक है, चला गया वहां से, चला गया। अभिनव पांडे जी अगले एग्जाम्पल में आपको ले लेंगे। ये अभिनव पांडे जी जो GST ऑफिसर है। ओके, तो अभिनव ने मुझे बोला अरे कहीं नहीं जा रहे हम, दे देंगे दे देंगे। मैंने कहा ओके, मैं आ गया। रेशम मेरी कॉम्पिटिटर, और मैं देख रहा हूं 10 जुलाई को रेशम बड़ी खुशी खुशी जा रही है। मैंने कहा रेशम तुम इतनी खुश कैसे हो। रेशम क्या बोलती है, वो एडवर्टीजमेंट आता है टेलीशॉप पे, वैसे मैं पहले बहुत उदास रहती थी, बड़ी निराश रहती थी, मेरी जिंदगी में यूं लगता था कि जैसे मेरे बिजनेस में कुछ होगा या नहीं होगा। तभी मुझे प्रोविजनल रिफंड के प्रोविजन के बारे में पता लगा, और जैसे ही पता लगा मेरी जिंदगी में खुशी आ चुकी है। अब मैं प्रोविजनल बेसिस पे 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड क्लेम कर लेती हूँ 90%, और मैं उसी पैसों से अपना कर्जा भी चुका रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है। बोले तुम्हें नहीं पता, बोले प्रोविजनल रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई में मिलता है। और मैंने कहा मैं तो रो रहा हूँ बैठ करके, 1.5 महीना हो गया अभी तक पैसा नहीं दिया उन्होंने। बोले उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ओके, उसको प्रोविजनल रिफंड मिला रेशम, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। रेशम को मिल गया। अब गणेश बाबू जो है, गणेश बाबू वो भी चले गए, उन्होंने मेरी और रेशम की बात सुन ली, और गणेश बाबू ने अच्छा प्रोविजनल रिफंड है, गए डिपार्टमेंट के पास, बोले अभी ना, बोले यस, बोले प्रोविजनल रिफंड दे दे फटाफट, मैं बाहर खड़ा हूं, 90 लाख रुपया लेकर के आ जा, ये ले एप्लीकेशन 1 करोड़ रुपए की रिफंड की, 90 लाख ले आ। उसने एप्लीकेशन देखी और बोले आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, इंतजार करो 60 दिन। बोले क्यों, प्रोविजनल बेसिस पे मैंने लिखा तो मुझे चाहिए पैसा। बोले आपके लिखने से क्या होता, आपका कैसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का है, ये सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है। तभी 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 उसी दौरान आयुषी सक्सेना ये बात सुन लेती है, और उसका जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड है आयुषी का। आ जाओ इधर, ये भी मेरी और रेशम की बात सुन लेती है, और ये सोच लेती है कि ओके मेरा भी 1 करोड़ का रिफंड है, वो भी जीरो रेटेड सप्लाई वाला है, मैं अभिनव को जाकर के बोलूंगी और वो मुझे रिफंड देगा। और आयुषी बोलती है गणेश को, दे गणेश तुम जैसों को रिफंड नहीं मिलता है, हम जैसों को मिलता है। गणेश ने बोला मतलब, बोला देख मैं जाऊंगी और अभी अभिनव के वहां पे एक एप्लीकेशन दूंगी, अभिनव 7 दिन के अंदर अंदर घर ला करके रिफंड देगा, देख लेना तुम। बोले क्या बात करती है, अरे बहुत चलती है मेरी, तुझे पता नहीं है। एक बार मोदी जी को बोल दो, मोदी जी रिफंड लेके आ जाए, निर्मला सीतारमण को भेज दे, जाकर के रिफंड देकर के आओ। आयुषी गई, आयुषी ने एप्लीकेशन दी, और आयुषी इंतजार कर रही थी, अभिनव का इंतजार कर रही थी। गणेश भी वहां पे घर पे था, देख रहा था 7 दिन में रिफंड आता नहीं आता है। 7 दिन हो गए, देख अकाउंट चेक कर आया क्या, बोले नहीं आया यार। तो क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे।
जीरो रेटेड सप्लाई है, 1 करोड़ है। आयुषी का दिमाग खराब, बोले 2-3 दिन देख लेते, शायद नेट में कुछ इश्यू हो गया होगा इसलिए नहीं आया होगा, फिर भी नहीं आया। आयुषी गई यहाँ पर अभिनव के पास में, बोले क्या फालतूगिरी है, रिफंड क्यों नहीं दिया, बोले 60 दिन का टाइम है हमारे पास में। अरे बोले भाई मेरा जीरो रेटेड सप्लाई वाला केस है, प्रोविजनल बेसिस पे 90% दो। बोले आयुषी वो तुम जैसों को नहीं मिलेगा। बोले हम जैसों को नहीं मिलेगा मतलब, बोले आयुषी जिस दिन तुमने अप्लाई किया ना उसके पिछले 5 साल में तुम जेल में रह करके आई हो और तुम्हारा फ्रॉड का अमाउंट 2.5 करोड़ से ज्यादा का था, मतलब तुम्हारा रहना खाना फ्री में हुआ है, तो पिछले 5 साल में अगर आप जेल होती है आपको, और होने की वजह क्या, टैक्स इवेजन, जिसमें अमाउंट 2.5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं ज्यादा, मोर देन 2.5 करोड़, तो फिर उस केस में आपको ये 90% प्रोविजनल बेसिस पे जो रिफंड मिलता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको बाकायदा एप्लीकेशन दो, डिपार्टमेंट पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, 60 डेज के अंदर अंदर जैसा भी होता है वो आपको रिफंड देगा। समझा, समझ में आया? उसका रीजन ये कि बेटा तुषार बाबू जीरो रेटेड सप्लाई में बेचारे ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हैं, ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो, उनको क्लेम भी नहीं करने दे रहे हो, पैसा भी ब्लॉक करके बैठ गए, तो उनके साथ ज्यादा नाइंसाफी हो रही है इसके लिए। ओ आई एम सो सॉरी आयुषी, मुझे नहीं पता था, सबको ये सीक्रेट नहीं बताना था, पहले बोल देती, मैंने तो किताब में भी लिख दिया, इधर देखो, मैं इस बुक में से भी हटा दूंगा, ये आज आज पढ़ लेते हैं, फिर ये बुक में से इसको क्रॉस कर दूंगा मैं। ओके, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल रिफंड, द exporters and supplier are entitled to a 90% refund on a provisional basis. Provisional refund is granted within 7 days of the refund claim. The amount of provisional refund is credited directly to the claimant bank account. Bank account में सीधा आएगा. Not provisional refund not allowed. कब? The provisional refund is not granted if the applicant has been prosecuted for any offence under GST law or earlier law within past 5 years. The amount of tax evaded in such prosecution shall be more than 2.5 crore. यहां पर आपके सारे केसेस हमने खत्म कर दिए बेटा। ओके, अब हमारे को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट वो चीज हमारे को पढ़नी है कि रेलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है, बराबर है। तो रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन कब तक दे सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में दे सकते हो, तो उन्होंने बोला 2 ईयर्स में दे सकते हो। 2 ईयर्स कहां से, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेलेवेंट डेट। ध्यान से सुनो, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके कर रहे हो, चाहे आईजीएसटी पे करके कर रहे हो, ये अमेंडमेंट है बेटा, अभी जो मैं बताऊंगा वो अमेंडमेंट है। ओके ना, तो अगर आपका गुड्स बाई सी और एयर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जिस दिन भी आपका शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया छोड़ करके जाएगा, वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन देनी है। 2 ईयर्स के बाद दोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, ये याद रखना। बाय लैंड अगर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया, गुड्स पास दी फ्रंटियर, जिस ट्रक से माल जा रहा है, जिस ट्रेन से माल जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस हुआ, वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन दोगे। बाई पोस्ट भेज रहे हो, तो जिस दिन डिस्पैच हुआ गुड्स इंडिया से, बराबर है, फॉरेन कंट्री के लिए, वहां से 2 ईयर्स। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट गुड्स जब इंडिया छोड़ करके जा रहा है, तब जिस दिन इंडिया छोड़ करके जा रहा है गुड्स, वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे एक्सपोर्ट के केस में। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ईओयू वगैरह को सप्लाई करते हैं, तो 2 ईयर्स कहां से काउंट होंगे, डेट ऑन विच रिटर्न फर्निश्ड। अभी देखो रिटर्न वर्ड यूज किया है इन्होंने, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वर्ड यूज नहीं किया। डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या वर्ड यूज किया, रिटर्न जिस दिन फाइल करते हो। इसका मतलब अगर मैं रिटर्न, जुलाई का कोई रिफंड है, इनवर्ट ये डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड है जुलाई केस का, जिसका रिटर्न में फाइल करता हूँ 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त से 2 ईयर्स काउंट होंगे। 22 अगस्त को करता हूँ तो 22 अगस्त से 2 ईयर्स काउंट होंगे। ओके, और 20 अगस्त को करता हूँ तो 20 अगस्त से काउंट होंगे, जिस दिन भी रिटर्न फाइल किया वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, in case of zero rated supply of goods or services both to SEZ developer और SEZ units। इधर आ जाओ बेटा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके। अब यहां पर ये अमेंडमेंट है क्या है, इधर देखना, ये पॉइंट मैंने ऊपर भी बताया आपको, एलयूटी और बॉन्ड। ये पता किसके लिए, जब मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं,
और ये एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ये गुड्स और सर्विस जब मैं SEZ को दे रहा हूं, SEZ को दे रहा हूं, ओके, उसके लिए। तो इसका मतलब ये समझ लो, कोई भी गुड्स या सर्विस बॉन्ड साइन करके या LUT साइन करके मैं एक्सपोर्ट करता हूं, तो जिस दिन इंडिया से माल गया, एयरक्राफ्ट या वेसल्स इंडिया छोड़ करके गया, या बाई पोस्ट जा रहा है तो डिस्पैच हो गई पोस्ट यहाँ से, या बाई रोड जा रहा है तो जिस दिन गुड्स ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया हो, वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे। बट अगर मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूँ बॉन्ड साइन करके, उस केस में क्या होगा, जब SEZ को सप्लाई हो रहा है उसमें ये प्रोविजन लगेगा, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, एक्चुअल डेट नहीं, ड्यू डेट। इसका मतलब समझो, यहां पर मान लो मैं, ये SEZ है, इनको मैंने सप्लाई किया अगस्त में, 10 अगस्त को मैंने इनको सप्लाई किया SEZ को, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके। अगस्त का रिटर्न मैं कब फाइल करूंगा, 20 सितंबर को। ड्यू डेट क्या है, 20 सितंबर। यहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे। अब भले रियल में मैंने रिटर्न 18 सितंबर को फाइल किया हो या 25 सितंबर को फाइल किया हो, काउंटिंग 28 सितंबर से होगी 2 ईयर्स की, 20 सितंबर से, ओके। इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, सर्विस अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, तो सर्विस हैड बीन कंप्लीटेड प्रायर टू द रिसीट ऑफ सच पेमेंट। सर्विस आपने दे दी बट पैसा अभी तक नहीं आया, तो जिस दिन पैसा आएगा वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन देनी है। और पैसा अगर एडवांस में आ गया, बराबर है, ओके, पेमेंट फॉर द सर्विस हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस प्रायर टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे, वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे जो रिफंड एप्लीकेशन आपको देनी है। अगर कोई जजमेंट की वजह से रिफंड आ रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है मेरा डिपार्टमेंट को लेकर के, मेरा कोई 2-3 साल पहले का रिफंड था GST का, वो दे ही नहीं रहे, मैंने अपीलेट अथॉरिटी के पास गया या ट्रिब्यूनल में गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, केस चल रहा, केस का डिसीजन मेरे फेवर में आ गया, तो जब फेवर में मेरे डिसीजन आता तो मैं हर दिन कोर्ट नहीं जाता, मेरा एडवोकेट जाएगा या मेरा CA जाएगा। तो हाई अपीलेट अथॉरिटी तक जाना हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना हो तो CA जा सकता, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जाएगा। तो जिस दिन उन्होंने ऑर्डर सुनाया कि भाई महेश गौड़ केस जीत गया, महेश गौड़ को रिफंड मिलना चाहिए, उसकी कॉपी मुझे मिलती है। जिस दिन वो कॉपी मिलेगी, जिस दिन मुझे कम्युनिकेट किया जाएगा कि महेश गौड़ मुबारक हो तुम केस जीत गए, वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा मैं, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट। और कम्युनिकेशन जरूर नहीं कि पेपर फॉर्म में हो, मुझे डायरेक्ट भी अगर मैं कोर्ट में गया, मुझे बोल दिया गया, मेरे एडवोकेट को बोल दिया भाई महेश गौड़ को रिफंड मिलना चाहिए, तब भी ये माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया हमारे को। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इन केस ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, सॉरी रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब जो जीरो रेटेड सप्लाई SEZ को सप्लाई करने वाला जो केस है, सेम केस यहां पर ड्यू डेट। इन केस ऑफ टैक्स पेड प्रोविजनली, प्रोविजनल बेसिस पे अगर टैक्स पे करते हो, तो मालूम है मैंने लाल दंत मंजन का एग्जांपल दिया था, प्रोविजनल बेसिस पे मैंने टैक्स पे कर दिया था ज्यादा, फिर एक फाइनलाइजेशन हुआ कि भाई आप महेश गौड़ ने 1,80,000 पे किया, जबकि टैक्स तो 1,50,000 ही बनता है। तो जिस दिन वो फाइनलाइजेशन होता है वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर मुझे रिफंड एप्लीकेशन दे देनी है, जहां से वो एडजस्ट करते हैं फाइनल असेसमेंट करके, डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, सप्लायर के अलावा कोई आदमी है तो क्या होगा, रिसिपिएंट वगैरह को रिफंड मिल रहा है, तो जिस दिन उनको गुड्स मिला वो डेट। एनी अदर केस इंक्लूडिंग रिफंड इन केस ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड, रूल 89(1)(a), डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। इधर देखना, दो एग्जांपल बता रहा हूं इसके। मान लो मैंने डिपार्टमेंट को 20,000 की जगह गलती से 35,000 का पेमेंट कर दिया, गलती से। ये 15,000 जो एक्सेस है, जिस दिन मैंने पेमेंट किया वहां से मैं 2 साल के अंदर अंदर रिफंड ले सकता हूं। या मैंने CGST SGST कलेक्ट करना था मुझे 9,000, गलती से मैंने IGST कलेक्ट करके पे कर दिया डिपार्टमेंट को 18,000, तो अगले महीने पहले मैं ये राइट अमाउंट पे करूंगा विदाउट इंटरेस्ट, फिर मैं इसका रिफंड ले लूंगा। तो इसका रिफंड कब मिलेगा, जिस दिन मैंने ये पे किया वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे, वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन देनी है मुझे, ओके।
माशुकान कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे को कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए बेटा, आप हमारे को बोलो, हम आपके साथ में हैं बेटा। आपको कोई डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास में होगा, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा बेटा। ओके, बाकी के लेक्चर जैसे जैसे टाइम मिला आप देखना। अभी 2 दिन में अपना खत्म हो जाएगा, ये 2 नहीं, 7 तारीख को 8 तारीख को खत्म हो जाएगा अपना जीएसटी। उसके बाद कस्टम शुरू होगा, तो कस्टम से आप लाइव कर लेना बेटा। ओके, चले। बेटा रूल 96 बी, ललित व्यास जी, रूल 96 बी जो है वो आईजीएसटी पे करके आप रिफंड लेते हैं, उस पर भी एप्लीकेबल होगा, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड साइन करके करते हैं उस पर भी एप्लीकेबल होगा, 96 बी दोनों पे होगा। ओके, चलो बेटा, अब इधर आ जाओ, डेफिशिएंसी इन रिफंड एप्लीकेशन। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इतना सा 1 मिनट का है। ये क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं, इधर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये मैं हूं एमजी, ये एक एसईजेड है, मैंने एसईजेड को सप्लाई किया 10 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन ये कि मैं रिफंड के लिए कब तक एप्लीकेशन दे सकता हूँ। तो बोला जिस दिन मेरे ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आएगी, वहां से 2 ईयर्स काउंट होगा। तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न फाइल करने की, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्या इसको समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट आया जो अभी बता रहा हूं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 20 अगस्त, 20 अगस्त, 20 अगस्त। ओके, अब 20 अगस्त है, तब तक मुझे रिटर्न फाइल कर देना। अब मैंने किया नहीं किया वो मैटर नहीं है, यहाँ से 2 ईयर्स काउंट होंगे। तो 20 अगस्त 2022 तो मुझे रिफंड एप्लीकेशन कब तक दे देनी है, 20 अगस्त 2024 तक, यहाँ तक मुझे रिफंड एप्लीकेशन दे देनी है। मैंने रिफंड कैलकुलेट किया, मेरा रिफंड का अमाउंट आया 10 लाख। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई फॉर रिफंड ऑन 28 अगस्त 28 अगस्त 2024 को। विद इन टाइम लिमिट मैंने, सॉरी 28 नहीं, 18 अगस्त, 18 अगस्त मैंने विद इन टाइम लिमिट अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे रिफंड मिलना चाहिए। एकदम टाइम लिमिट में एप्लीकेशन दे दी भाई, 20 तक दे सकता था, 2 दिन पहले ही दे दी। अब हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, मेरी इस एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ लगी, कुछ डेफिशिएंसीज आ गई, कुछ चीज़ें शायद मैंने प्रॉपर नहीं लिखी, कुछ चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी थी मैंने फिल नहीं की, कुछ भी। डिपार्टमेंट ने मुझे एप्लीकेशन रिटर्न कर दी 31 अगस्त को। तो रमेश गौड़ तेरी एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं, इसको प्रॉपर करके, या 20 अगस्त को मान लो, चलो 20 अगस्त को रिटर्न की। रमेश गौड़ तेरी एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है, इसको प्रॉपर करके दो। मैंने इसको ठीक करके वापस 23 अगस्त को या 22 अगस्त को डिपार्टमेंट को दिया, 22 अगस्त को। अब डिपार्टमेंट बोलता सॉरी महेश गौड़, 20 अगस्त तक फाइल करनी थी, तुम 22 अगस्त को दे रहे हो, टाइम बाढ़ हो गई एप्लीकेशन, अब रिफंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस आने लग गए थे, ऐसे केस आने लग गए थे। डिपार्टमेंट क्या करता है, रिफंड के प्रोसेस से बचने के लिए कितनी मगजमारी कौन करेगा, पहले उनकी एप्लीकेशन जो लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करते थे ना, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे। बोलते थे रिजेक्ट मतलब बोलते थे करेक्ट करके दो, करेक्ट करने में सामने वाला 1-2 दिन ले लेता था, तब तक टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता, फिर बोलते थे नहीं नहीं कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो डेट एक्सपायर होगी। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया कि जिस दिन आप बोलते हो, आपको डिपार्टमेंट, जिस दिन डिपार्टमेंट बोलता है एप्लीकेंट को कि भाई इस एप्लीकेशन को सुधारो, बराबर वो दिन कौन सा है, 20 अगस्त। वहां से लेकर के, वहां से लेकर के, और जिस दिन अप्लाई किया था कब, 18 अगस्त को, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड ये 2 ईयर्स में से एक्सक्लूड होगा। तो 18 को मैंने एप्लीकेशन दे दी, 20 को उन्होंने मुझे गाइड किया, तो 2 दिन का टाइम पीरियड, ये 2 दिन मुझे 20 के बाद में वापस मिलेंगे। तो मुझे 22 तक एप्लीकेशन दे दी, 23 को दी तो रिजेक्ट हो जाएगी, 24 को दी तो रिजेक्ट हो जाएगी, 21, 22 को दे दी तो चलेगा। ये 2 दिन मुझे एक्सटेंड मिलेगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा कि भाई मैंने एप्लीकेशन टाइम पर दे दी थी, बट
किसी रीजन से उन्होंने रेक्टिफाई करने को दिया, तो जब रेक्टिफाई करने को बोला इस बीच में कुछ टाइम तो लिया होगा डिपार्टमेंट ने, उतना टाइम मुझे और एक्स्ट्रा मिल जाएगा जब भी वो एप्लीकेशन देंगे। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है, proviso has been inserted to set sub rule to provide that the time period from the date of filing of refund claim, मतलब 18th अगस्त till the date of communication of the deficiency, मतलब 20th अगस्त, 2 दिन, prescribed from by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified. ओके अब कल बेटा ये प्रोसीजर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बराबर है, रिफंड का प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन बनता है आपके, थ्योरी क्वेश्चन आया तो इस पे आएगा। विद होल्ड रिफंड किन केस में क्या जाता है, ठीक है, कल हो जाएगा ये चैप्टर खत्म, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके किसी को कोई डाउट बेटा, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर ले। ओके शायरी एक शाम तन्हाई में प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए शायरी हंस दे उनको जो हंसते हैं, तेरे हाल जाए पर बस खुद को संभाल, मर के जाना है सबको एक दिन, बन के जा इतना काबिल जमाना दे मिसाल। क्या बात है, क्या बात है पुलकित कुमार जी। ना शायरी है, इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है। ये शायरी उन लोगों के लिए जो लक पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई लक खराब था तो इसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करने पड़ते हैं, इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करने पड़ते हैं, ऊपर वाले ने तो दी हाथों में चंद लकीरें, लकीरों में रंग तो हमें ही भरने पड़ते हैं। ओके मिलते हैं बेटा हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं मैंने आयुषी जी हार्ट ब्रेक का तो अपना एक्सपीरियंस तगड़ा है, 3 प्रपोजल रिजेक्ट हुए मेरे, 3 बार प्रपोज किया था मैंने, तीनों गर्लफ्रेंड जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और एक ने हाँ बोली वो चीट करके चली गई। बहुत टूटा हुआ दिल है मेरा, मत पूछो किन हालातों से गुजरे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा कौन सा, मैं एक बार चेक कर लूंगा। किसने, दीपक पांडे जी ने, दीपक पांडे जी मैं एक बार आपका आईसीआई का मॉड्यूल चेक कर लूंगा, अगर उसमें कुछ नया क्लेरिफिकेशन वगैरह कुछ है तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा, ठीक है दीपक पांडे जी। जाओ सर क्लास से डाउनलोड करनी है, निकलो यहां से। चलो ओके बेटा, होली मैं तो खेलूंगा नहीं। चलो दीपक पांडे जी का जवाब नहीं आया। दीपक पांडे जी का कहना है कि सर इसमें एक अमेंडमेंट आया है, मैं आपके आईसीए का मॉड्यूल एक बार चेक कर लेता हूं, अगर उसमें कुछ ऐसा है तो मैं उसको कल कवर कर लूंगा, जो मुझे लगा कि इसमें कवर नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं मैडम हमारे कल के सेशन में, तब तक के लिए।